पढ़ते हैं तो दो पार्ट में बांट के, एक पार्ट में टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पढ़ते हैं, और दूसरे पार्ट में जब मैग्नेटिक फील्ड पता हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे चार्ज पार्टिकल पे, करंट करेंगे वायर पे, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ते हैं। हाँ बोलिए, क्या बात है बोलिए। अच्छा ठीक है, अभी क्लास में है, 9 बजे देख लेते हैं। टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा जो है तो एक एक पहला पार्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड किसके चलते निकालेंगे, तो कोई करंट करेंगे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अगल बगल में पैदा करता है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है वो पढ़ना है। अब स्ट्रेट कंडक्टर हो तो, सर्कुलर हो तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ सोलेनॉइड हो तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके मैग्नेटिक फील्ड कितना है। फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो, सेमी सर्किल हो, क्वार्टर सर्किल हो, सबका मिक्सचर हो, इस तरह से इसी के कॉम्बिनेशन से बहुत तरीके से, इसमें करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे, इसमें करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जब एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए, उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रख देंगे तो क्या होगा, चार्ज को फेंक देंगे तो क्या होगा, तो वो इसका असर देखेंगे हम लोग, क्या क्या असर होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 1 में ये पढ़ लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कैसे भी पैदा किया गया हो, करंट करेंगे वायर से या चार्ज को फेंक के या मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेट से भी, है ना। फिर किसी चार्ज को आप फेंक दीजिएगा स्पेस में, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है किसी पॉइंट पे, v वेलोसिटी से फेंके r दूरी पे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। उस तरह से मैग्नेट से कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, करंट करेंगे कोई भी वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो क्या असर होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का, वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पार्ट 1। फिर पार्ट 2 में हम लोग जो है पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कि कितना होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। और लास्ट पार्ट में फिर दोनों को मिक्स कर देंगे, पार्ट 3 में हम लोग दोनों को मिक्स कर देंगे।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे और उसका असर भी देखें, तो मिक्स कर देंगे दोनों, तो मिक्सचर ऑफ 1 and 2। इस तरह से प्लानिंग करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करें। एक एक करके हम लोग देखते हैं इफेक्ट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है, उन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग जरा देखें मैग्नेटिक फील्ड का असर। मैग्नेटिक फील्ड का असर हम लोग देखें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का असर देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला चीज आपको ये जानना होगा, उसको पढ़ने से, एक चार्ज अगर रेस्ट में रहता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अ चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। कोई भी चार्ज रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओनली। अ चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अ चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। कोई भी चार्ज रेस्ट में रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। मान लीजिए कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे आपने चार्ज दे दिया, बैटरी से चार्ज होल्ड करके रखता है कैपेसिटर, तो इसके इर्द गिर्द ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। जैसे क्यू चार्ज यहाँ दिए, माइनस क्यू चार्ज यहाँ दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसमें होता है क्यू बाई ए सिग्मा हो गया बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। तो रेस्ट में रहने के चलते ओनली लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो। दूसरी बात हम लोग जानते हैं, फील्ड इंटरेक्ट विद सिमिलर फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फील्ड इंटरेक्ट विद सिमिलर फील्ड मतलब ये हुआ, अगर किसी दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा हो, इसलिए एक का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स लगा रहा है। जैसे दो चार्ज हम लोग ले लें और मान लीजिए कि ये Q2 वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो फोर्स अगर लग रहा है दोनों में, ये प्रूफ है इस बात का, ये इस बात का प्रूफ है कि दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है तभी फोर्स लग रहा है। अब चार्ज के सामने में अगर मास रख देंगे तो इसमें फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज के सामने मास रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। एक न्यूट्रल बॉडी रख दिए जिसमें चार्ज नहीं है, तो और एक चार्ज बॉडी रख दिए, इन दोनों में फोर्स नहीं लगेगा। मतलब मैग्नेट मैग्नेट के सामने में फोर्स लगता है, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। लेकिन ये न्यूट्रल वाला में तो खाली मास है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की चर्चा नहीं करें हम लोग, खाली मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करें। एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी, दोनों में फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स जो है रिपल्सिव का नहीं आए। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई फील्ड इंटरेक्ट विद सिमिलर फील्ड, ये दोनों फोर्स लगाने का मतलब, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने का मतलब दोनों चार्ज, both the charges will produce electric field, charges will produce electric field, ये आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए। और इसीलिए दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर फील्ड के साथ फोर्स लगता है। उसी तरह से तीसरा पॉइंट हम लोग लिखे, a moving charge produces,
magnetic field apart from electric field. Magnetic field also apart from electric field. कैसे इसका चर्चा कीजिएगा? तो हम लोग मैग्नेट के बीच में मूविंग चार्ज को डाल देते हैं। दो गो मैग्नेट रख दिए, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। हम लोग ये जानते हैं कि मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलता है, साउथ पोल की तरफ इन करता है। ये मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को अगर रेस्ट में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रेस्ट में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करता है, तो फील्ड में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो रेस्ट में जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता है, इसलिए इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन चार्ज पार्टिकल को अगर हम थ्रो कर देंगे v वेलोसिटी से, तब इसमें फोर्स लगने लगेगा। चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर देंगे तो इसमें फोर्स लगने लगेगा। चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दिए तब इसमें फोर्स लगने लगेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मतलब ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। इस फोर्स को देख के आप बोल सकते हैं कि ये मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा होगा, इसलिए पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट किया और फोर्स लगा। अगर रेस्ट में रखेंगे तो हम लोग रेस्ट में जानते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फोर्स नहीं लगे। तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, इसीलिए जो है दोनों में इंटरेक्शन होना है। तो इसलिए उसको अगर मैग्नेट के अंदर में रख दिए तो फोर्स लगा। तो फील्ड इंटरेक्ट विद सिमिलर फील्ड, इसी को साइंटिस्ट फोर्स को देख के बताया कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब एक दूसरे पे धक्का मुक्की करे, फोर्स लगा। चौथा जो है, मान लीजिए करंट कैरिंग वायर रख देते हैं यहाँ पे, और इसके सामने में कोई चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख दीजिएगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, नो मोशन। ये रेस्ट में अगर है तो कुछ नहीं होगा, रेस्ट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो करंट कैरिंग वायर अपने सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करेगा। करंट कैरिंग वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा कि टोटल जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, न्यूट्रल है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पैदा नहीं करेगा। रेस्ट में चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन ये करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में पैदा नहीं करेगा, इसलिए दोनों में फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन इस चार्ज पार्टिकल को अगर आप थ्रो कर देते हैं v वेलोसिटी से, तो आप जानते हैं कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, करंट कैरिंग वायर भी मूविंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तब इन दोनों में फोर्स लगने लगेगा। इन दोनों में फोर्स लगने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे होता है इस करंट कैरिंग वायर के चलते, तो v क्रॉस b इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। तो मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ऐसा बता सकते हैं, क्योंकि इसमें फोर्स लगा। रेस्ट में रखे थे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो यहां से देख के बता सकते हैं करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर फोर्स को देख के आप बोल सकते हैं। आप जानते हैं कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेट में रख के चेक किए थे, उसमें फोर्स लग रहा था, तो उससे पता चला था कि मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब करंट कैरिंग वायर के सामने में भी फोर्स लग रहा है, मतलब करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप ये लाइन जानते हैं, फील्ड इंटरेक्ट विद सिमिलर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में चार्ज रख दीजिएगा तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मास रख दीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। तो दोनों अलग अलग तरह का फील्ड हो गया, तो इंटरेक्शन नहीं होगा दोनों में। ये बेसिक्स है, इतना दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ से क्या देखे, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये आप जानते हैं बचपन से, मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज भी और मैग्नेट भी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है? तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज रेस्ट में रहेगा तो नहीं होगा पैदा मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इन रेस्ट डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिक है, इतना दिमाग में रख करके पढ़ाई शुरू करना होगा। समझ में आ गया तो यस जल्दी से लिखो तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो चीज दिमाग में रखें। अब इसके बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बेसिक्स था, इतना ब्रेन में रखना है हमेशा। अब क्या है, हम लोग इफेक्ट पढ़ना है पहले बार में। तो मान लीजिए इन तीन में से किसी भी तरीके से, इनमें से किसी भी तरीके से मैग्नेट से हो, मूविंग चार्ज से हो या करंट कैरिंग वायर से हो, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लिए। और उस मैग्नेटिक फील्ड को, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड तीन तरीके का होगा। मैग्नेटिक फील्ड को तीन तरीके से दिखाते हैं। बराबर बराबर एरो दे दिया और बराबर बराबर स्पेसिंग कर दिया, तो ये कहलाता है बराबर बराबर एरो दे दिया, बराबर बराबर स्पेसिंग दे दिया, तो ये कहलाएगा हम लोगों का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कहलाएगा फिगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ये हर जगह वैल्यू बोलेंगे कि सेम है, इस तरह से फिगर बनाते हैं। अगर मान लीजिए स्पेसिंग क्लोज कर दिए हैं, ऊपर में जो है क्लोज कर दिए स्पेसिंग, क्लोज कर दिए स्पेसिंग, नीचे फैलते चले गए फिर, तो ये फोटो बताएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है जहाँ क्लोज है लाइंस, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है जहाँ फैला हुआ है लाइन। ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। वेरिएबल मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और तीसरा फिगर अगर इस तरह से बना दें हम लोग, इसमें मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। ये फिगर को बोलेंगे वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नेटिक, वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल डायरेक्शन मैग्नेटिक। ये तीन तरह का फोटो हम लोग दिखाएंगे तस्वीर में। तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को आपने v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, तो ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो मान लिया चार्ज इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया हुआ है, आप बी वेक्टर देते हैं टेस्ला में, मैग्नेटिक फील्ड के ताकत को बी से लिखते हैं, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये जो है प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। चार्ज बड़ा होगा मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा, और प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। अगर ज्यादा वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। और प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है, दोनों के बीच का वैल्यू ज्यादा होगा तो ज्यादा साइन थीटा बढ़ता है 0 से 90 तक में, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इसको अगर हम लोग एक साथ कंबाइन कर दें तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू बी बी साइन थीटा होगी। अब इस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कांस्टेंट दे देंगे क्यू के, बी बी साइन थीटा। बाय एक्सपेरिमेंट के का वैल्यू 1 पाया गया, के का वैल्यू 1 लेते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया हम लोग का। चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है
उस फोर्स का फॉर्मूला QBB sin थीटा हो जाता है, where theta is the vector angle between V vector and B vector, where theta is the vector angle between velocity vector and मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ऐसा हम जानबूझ के लिखे हैं क्योंकि स्कूल के एग्जाम में इसी तरह से लिखना होगा, और लंबा कर सकते हैं आप इसको, शॉर्टकट में भी बताया जा सकता है, तो अभी धीरे धीरे शॉर्टकट पे आ जाएंगे। वेक्टर एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये बेसिक हो। तो मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें फोर्स इसी तरह से फॉर्मूला लगेगा QBB sin थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे इसको, तो हम लोग इसको लिखते हैं F वेक्टर इक्वल टू, इन वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चलेगा इससे। तो एक्सपेरिमेंट से डिफ्लेक्शन देखा कि भाई चार्ज पार्टिकल पे किधर फोर्स लगता है, किधर की तरफ भागता है, तो वो इस रूल को फॉलो करता है, QB क्रॉस B, इस रूल को फॉलो करता है। मतलब आप जानते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लिखिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, फोर्स बाय मास को एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ए वेक्टर हो जाएगा, जितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय मास, तो ये Q/m इंटू V क्रॉस B होगा। तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हैं फोर्स का रिलेशन एक्सेलरेशन से बहुत तगड़ा है, वेलोसिटी से नहीं है, एक्सेलरेशन से। जिधर फोर्स होता है नेट, उधर ही एक्सेलरेशन होता है, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, ये बात न्यूटन लॉ से तय है। तो इसका मतलब जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अब क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग जानते हैं कि भाई दो वेक्टर को जब क्रॉस करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब हम ये बोले कि एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी दे दिए, वाई एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, तो जेड एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन हो जाए। एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी दे दिए, वाई की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, तो जेड एक्सिस की तरफ फोर्स लगता है। मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, Q और V और B परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी और B पे परपेंडिकुलर होगा फोर्स। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये इन दोनों के फिर भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब वेलोसिटी इधर दिए, V क्रॉस B किया, इधर B दिए, तो ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल है, फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, B के भी परपेंडिकुलर और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर ऐसा लगता है। फोर्स को देख लीजिए, ये दोनों को जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे हो, ये 30, 60, 45 कुछ भी ले सकते हैं, 120, लेकिन ये जैसा भी होगा उसके परपेंडिकुलर होगा फोर्स। B क्रॉस B, V पे राइट हैंड रखेंगे, B की तरफ मोड़ेंगे, अंगूठा देगा फोर्स। तो इसलिए इस फोटो से उसी तरह से एक्सेलरेशन भी ऐसा ही हो जाए। मान लीजिए वेलोसिटी आपने इधर दिया और B इधर दिया, तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसा होगा जो कि B पे भी परपेंडिकुलर होगा और V पे भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, ऐसा होगा एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब आप वेक्टर में पढ़े हैं कि F डॉट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इससे ये इक्वेशन मिलेगा। फोर्स डॉट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, फोर्स डॉट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हो गया। यहां से आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन डॉट मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। इसी पे बहुत राइटर क्वेश्चन बना देते हैं, एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी भी 0 होगा, ऐसा हो जाएगा। ये सारे निष्कर्ष यहाँ से मिलेंगे। डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर का 0 होता है, हम लोग को पता है। तो इस इक्वेशन से ये डायरेक्शन फोर्स का ऐसे पता चलेगा कि वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B vector and V vector both, इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है।
इसलिए ये रिलेशन सही हो। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिए, तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है आपको दे दिया इतना, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक्सेलरेशन हो गया चार्ज पार्टिकल का। इसको बोले एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है दिया हुआ आपको ऐसा। कब था ऐसा? जब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का था आपका 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 9k कैप। ये चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में आपने फेंका था, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके डायरेक्शन पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो पूछेगा कि ये खाली जगह में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो आप जानते हैं चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं कुछ वेलोसिटी से, उसमें फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन होता है। इस तरह से एक्सेलरेशन होता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसी नियम को लगा के आप निकाल लीजिए ये मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर कितना आ जाएगा? तो आप आंसर इसका कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया एक। तो डायरेक्शन को भी ख्याल रखना है। तो सॉल्यूशन में आप करेंगे कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, तो एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, इसलिए a डॉट v 0 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट कर दिए, इसको मान लेते हैं नंबर को x, तो 2 इंटू एक्स, और ये 4 इंटू 3 12 हो गया, 3 इंटू 4, ये 4 इंटू -9, 4 इंटू -9 बराबर 0 हो गया। तो 2x प्लस 12 माइनस 36 बराबर 0। तो 2x इक्वल टू 36 माइनस 12 इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12 हो गया, x इक्वल टू 12 हो गया। तो मिसिंग नंबर आपको पता चल गया कि क्या होगा 12। ये नंबर अगर मिसिंग है तो वो पता चल जाएगा इसमें से कैसे होगा 12 होगा। ये फोर्स की बात हुई, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड फेंकने पे फोर्स लगता है उसमें। अब इस फोर्स का और एनालिसिस हम लोग करते हैं डिफरेंट केस। ये तो पहला फॉर्मूला देखे और डायरेक्शन समझे फोर्स का कैसा होता है। अब इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे ब्रेन में। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए स्पेशल केस में कि भाई स्पेशल केस में अगर मान लीजिए किसी रूम में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ऐसे यूनिफॉर्म है, और इसमें चार्ज पार्टिकल को आपने इधर ही फेंक दिया, तो आप देखिए उस घर में जो है चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता है। तो आप पढ़े थे अभी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड फेंकने पे फोर्स लगता है, लेकिन ये भी पैरेलल टू बी हो गया, मतलब थीटा 0 हो गया। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही फेंक दिया, थीटा 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 0 होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला जब आप मैग्नेटिक फोर्स का लिखिएगा क्यू बी बी साइन थीटा, तो साइन 0 हो जाने से ये फोर्स 0 न्यूटन होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पाथ जो होगा इस चार्ज पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन हो जाए, इसको हम लोग इस हेडिंग में डालते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा? जब कोई फोर्स नहीं लगे। मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी भी है। अभी हम लोग पढ़े थे चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी रहता है, फोर्स लगता है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। तो मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि भाई बी के पैरेलल फेंकिएगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसका जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल एकदम सीधे निकल जाएगा। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा, सीधे सीधे, कोई फोर्स उसमें नहीं लगेगा। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं ऐसा केस जब फेंकने से चार्ज पार्टिकल सीधे निकल जाए, तो उसमें
एक अलग से कॉपी ऐसा लेते जाओ। तो चार्ज पार्टिकल को फेंकने से कोई फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब जब सीधे घर में आप पता करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो अलग अलग, मान लिए घर में मैग्नेटिक फील्ड है आपको मालूम है, लेकिन किधर है पता करना है, तो चार्ज पार्टिकल को फेंके अलग अलग डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में सीधे निकल गया उधर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में सीधे निकल गया। फोन नंबर सब ले लेना। सीधे निकल गए, 1 मिनट में आते हैं। चलो जरूरत नहीं चाहेगा करना तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, सीधे सीधे, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो उस डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन ऐसा केस तो एक और हो सकता है, बी केस, जब वी एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, तो क्या होगा, बी वेक्टर इधर है और चार्ज पार्टिकल को आपने इधर फेंक दिया। इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो साइन 180 भी 0 होता है। तो फिर फोर्स का फॉर्मूला लगाइए क्यू बी बी साइन थीटा वाला, तो क्यू बी बी साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री 0 होने से ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर फोर्स नहीं लगेगा, तो फिर स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। मतलब जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को हम फेंके किसी घर के अंदर में, और जिस डायरेक्शन में वो सीधे, अगर मैग्नेटिक फील्ड उस घर में प्रेजेंट है, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल सीधे चला जाए उस डायरेक्शन में या उसके उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, उस डायरेक्शन में या उसके उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। यही 2 केस होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो 2 केस हो सकता है, अप या डाउन। नेक्स्ट, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में 2 केस हो गया। कब स्ट्रेट लाइन पाथ में चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा, जब पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड फेंकेंगे। दूसरा केस देखें हम लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो है थर्ड वाला केस, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। अब थीटा 90 होने से साइन 91 हो जाएगा, तो फोर्स तो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बी बी साइन 90, सब चीज सेम रखे हैं, वेलोसिटी चार्ज और बी फिक्स्ड है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का यही फॉर्मूला हुआ। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब थीटा 90 रखे। थीटा किसके बीच का एंगल बोलते थे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिए, क्रॉस मतलब अंदर होता है, किसी स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर बराबर दूरी पे खींच रहे हैं, और वो जो है अंदर की तरफ है बोर्ड के, मतलब आप उधर से गोली मारेंगे तो अंदर जाएगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ और वैल्यू हर जगह सेम है, बराबर बराबर दूरी पे खींचे हुए हैं, है ना, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए इसको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बोले, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोले। अब इसमें चार्ज पार्टिकल को, अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर v वेलोसिटी से फेंक दें इधर, इसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो भाई डायरेक्शन किधर लगेगा, तो आप फोर्स का फॉर्मूला लिखिए वेक्टर फॉर्म में और डायरेक्शन निकालिए, क्यू v क्रॉस b, यहीं पे डायरेक्शन निकालना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट आप 11 से पढ़ रहे हैं। अब इसको निकालने में आप कोई कोई करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना, डायरेक्शन ये निकालने में आप हमेशा जो बोलेंगे कि हम बच्चा ही है तो दिक्कत होगी। तो वेलोसिटी की तरफ दाहिना हाथ रखिए और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़िए, तो 2 कलम हाथ में रखिए और मोड़ लीजिए, 2 कलम हाथ में रखिए और मोड़ लीजिए। वेलोसिटी ये इधर आंख से दिखाई पड़ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ऐसे ब्लैक पेन दे दिया, अंदर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इधर है। v पे राइट हैंड रखते हैं और b की तरफ मोड़ते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको 11 से आता है। जो पहला वेक्टर है उधर राइट हैंड का को स्ट्रेच करके ऐसे उंगलियां रखते हैं और कर्ल करते हैं दूसरे वेक्टर की तरफ, तो अंगूठा देता है फोर्स का डायरेक्शन। तो v इधर है, b अंदर था, तो फोर्स आ जाएगा इसमें ऊपर,
मतलब ये बात तो तय था कि दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अब V और B परपेंडिकुलर है, B मतलब x एक्सिस हो गया, ऐसे x एक्सिस बोल दें, इधर y एक्सिस बोल दें, तो फोर्स ये z एक्सिस की तरफ लगेगा। तो इधर की तरफ आपका अगर वेलोसिटी है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर की तरफ फोर्स होगा। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला केस है ये। इस केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो ऐसा ही सीन यहाँ पे बनाया हुआ है, यही अंदर वाले बी को यहाँ पे दिखाया गया। तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स ऑलवेज लगेगा परपेंडिकुलर, ऑलवेज। अब कोई पार्टिकल इधर भागना चाह रहा है, एम मास का है, चार्ज क्यू है, फोर्स इधर लग रहा है, तो ये मुड़ना चाहेगा। मुड़ना चाहेगा तो यहाँ वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा तो फोर्स फिर परपेंडिकुलर रहेगा इस पे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर हो। ऐसे वेलोसिटी हो जाएगा तो फोर्स उस तरह का हो जाएगा, ये फिर मोड़ेगा और ऐसे मोड़ते 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 इसको सर्किल बना देगा। इसको मोड़ के क्या बना देगा, सर्कुलर पाथ बना देगा। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है, एक टाइम परपेंडिकुलर नहीं, वन टाइम परपेंडिकुलर नहीं, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा वेलोसिटी। यहाँ पे जाएगा तो वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर की तरफ रहेगा और फोर्स फिर परपेंडिकुलर लगेगा इस पे, तो इधर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर होगा, यहीं पे जाके सारा फोर्स मिलेगा। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर फोर्स रहता है जब, तो पाथ सर्कुलर हो जाता है। इसलिए इसका हेडिंग आप डाल सकते हैं सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। पहले स्ट्रेट लाइन पाथ देखे थे, तो सर्कुलर पाथ कब होता है, जब फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है वेलोसिटी। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर कब रहेगा, जब 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये केस बहुत फेमस है 90 डिग्री एंगल वाला। जब 90 डिग्री एंगल रहेगा तो ऑलवेज परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा वेलोसिटी के, तो वो सर्कुलेट करा देता है चार्ज पार्टिकल, सर्किल में घूमने के लिए मजबूर करता है। इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो सर्किल की तरफ लगता है, तो सर्किल के सेंटर की तरफ लगता है जो, वो दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें बोलिएगा सर फोर्स लग रहा है तो स्पीड नहीं बदलेगा, तो नहीं, स्पीड नहीं बदलता है। क्यों, तो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, जब भी फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा तो वो क्या करेगा कि, आप बताइए कि स्पीड कैसे बदलता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये तो बदल रहा है, मोड़ रहा है बार बार, तो वैल्यू कैसे बदलता है, स्पीड का वैल्यू कैसे बदलता है, आप मैकेनिक्स में सीखे हैं। जैसे कोई पार्टिकल है, ये भी आप ही जा रहे हैं वी वेलोसिटी से, मान लीजिए आप है और आप जा रहे हैं रोड पे ऐसे वी वेलोसिटी से इधर, और आपका स्पीड बढ़ाना है, तो आपको पीछे से आके खींच के दे देगा कोई ऐसे वेलोसिटी के पैरेलल फोर्स। यू स्पीड से जा रहे थे तो ऐसे मारेगा पीछे से जोर से आपको धक्का, तो धाए से आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, स्पीड बदल जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। इधर की तरफ फोर्स मारा तो स्पीड बढ़ के वी हो जाएगा। तो ये तभी बढ़ता है जब पैरेलल फोर्स लगता है, किसी भी वेलोसिटी के पैरेलल फोर्स लगता है तो स्पीड बदलता है। और परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा तो स्पीड नहीं बदलेगा। क्यों, इधर की तरफ इसके तरफ कंपोनेंट चाहिए फोर्स का। आप जा रहे हैं इधर की तरफ और खींच रहा है कोई आपको, इधर इधर फोर्स लगा रहा है, इसका हिस्सा इधर की तरफ कितना हो जाएगा, ये इधर एफ पैरेलल कितना हो जाएगा, एफ कॉस 90, एफ कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा यहाँ। तो फोर्स उधर लग रहा है तो इधर की तरफ कंपोनेंट जीरो आ गया, इधर की तरफ कंपोनेंट रहेगा तभी स्पीड चेंज करेगा। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसका वेलोसिटी के पैरेलल में कंपोनेंट फोर्स का जीरो आ जाता है, और जब तक वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसके पैरेलल में फोर्स नहीं रहेगा स्पीड बढ़ेगा नहीं। इसलिए ये स्पीड कांस्टेंट रहता है, स्पीड बदलता नहीं, इसलिए ये यू से ही चलता रहे। ये दो बात दिमाग में हमेशा के लिए रखना है, फोर्स अगर परपेंडिकुलर लगेगा तो ये मुड़ेगा लेकिन स्पीड नहीं बदलेगा। ऑलवेज परपेंडिकुलर लग रहा है तो ऑलवेज मुड़ेगा लेकिन स्पीड ऑलवेज नहीं बढ़ाएगा। अब तिरछा फोर्स लगाते हैं तब वो मुड़ेगा भी, स्पीड भी बदलेगा। अगर तिरछा धक्का मारता है कोई, उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा पैरेलल वाला, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला, तो परपेंडिकुलर वाला मुड़ने का काम करेगा, पैरेलल वाला स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। अब इस केस में मुड़ेगा भी, स्पीड भी बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए यही सिचुएशन होना चाहिए। ये तो एक बात हो गई समझने का, आप समझ गई होगा। जब परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी की तरफ उसका कंपोनेंट जीरो होगा, तो इधर की तरफ स्पीड नहीं बढ़ेगा टेंजेंट की तरफ, इसलिए ये वी स्पीड से ही घूमते रहता है।
तो v स्पीड से घूमने का मतलब दिस फोर्स विल नॉट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में हमेशा रहेगा। अब इसी केस की बात हम नहीं करें, हर हमेशा F परपेंडिकुलर टू v होता है, ये v क्रॉस b है किसी भी केस में। तो चूंकि फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स विल नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक फोर्स विल नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ओनली मैग्नेटिक फोर्स will not increase the kinetic energy, of charge particle. So it changes only speed. It changes only direction of velocity. Force के perpendicular, velocity के perpendicular, direction of velocity खाली चेंज करें। दूसरे तरीके से काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगा इस केस में। तो जब ऑलवेज फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं। ऐसा नहीं कि एक टाइम परपेंडिकुलर दूसरे टाइम में नहीं रहा परपेंडिकुलर तब चेंज हो जाए। ऑलवेज परपेंडिकुलर है तो चेंज नहीं होगा। एंड द पाथ विल बी सर्कुलर। ये पाथ सर्कुलर ऑलवेज परपेंडिकुलर है, सर्कुलर पाथ हो गया। सर्कुलेट करें ऐसे सर्किल। अब सर्किल कैसा हो रहा है ये? तो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सर्किल है अगर पॉजिटिव वाला है। क्लॉकवाइज सर्किल ऐसा है, वेलोसिटी x प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है, फोर्स z की तरफ हो गया, b की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बन गया। उसी में मैग्नेटिक फील्ड उल्टा अगर कर देंगे तो क्लॉकवाइज सर्किल बन जाएगा। डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इस बार कैसा पाथ हो जाएगा? क्लॉकवाइज। आप वेलोसिटी उधर ही रखे, वेलोसिटी इधर ही रखे, तो ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर ही दी है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर है, ऐसे है। तो कलम से आप देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट यही फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी इधर है, अब बी इधर है, आपकी तरफ है बी, ऐसे है। तो वेलोसिटी पे हाथ रख के बी की तरफ मोड़ेंगे तो नीचे फोर्स जाएगा। तो नीचे फोर्स यहां से फेंके थे चार्ज पार्टिकल को, है ना? ये फेंके उधर की तरफ, वेलोसिटी इधर है, अब बी इधर है। अब बी क्रॉस बी करेंगे तो नीचे फोर्स जाएगा, ऐसे फोर्स लगा। अब ये फोर्स इधर, वेलोसिटी और फोर्स दोनों के बीच से निकला है ऐसे, वेलोसिटी को छूते हुए, और यहाँ पे ऐसे जाएगा, फोर्स ऐसे लगेगा। यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा सेंटर की तरफ, अभी इधर जाएगा, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा टेंजेंशियल, फोर्स सेंटर की तरफ, अब वेलोसिटी टेंजेंशियल, ऐसे सर्कुलेट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तब इस तरह से। अगर निगेटिव चार्ज रहता है इसमें, तब ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होके क्लॉकवाइज हो जाता सर्किल। फोर्स तब उल्टा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख देंगे, तब पॉजिटिव चार्ज पे जो डायरेक्शन होता है, नेगेटिव पे फोर्स उल्टा आ जाएगा। तो वो यहाँ पे यहीं से चार्ज पार्टिकल अगर फेंकते आप तो फोर्स उल्टा हो जाएगा ऐसे, तो चार्ज पार्टिकल इधर से घूमने लगेगा ऐसे। तो दोनों का फोटो हम यहाँ बना देते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, ये क्यू पॉजिटिव के लिए ये सीन बना है, ऐसे घूमेगा, वेलोसिटी इधर फेंके, फोर्स उसमें इधर लगा था, तो ऐसे घूमना शुरू हुआ चार्ज पार्टिकल। और इसमें जो है निगेटिव चार्ज दे दिए क्यू लेस देन, तो फोर्स इधर लगे, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल घूमना शुरू होगा। इस तरह से वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा फोर्स, फोर्स ऊपर लगा तो ऐसा सर्किल, पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा तो ऐसा सर्किल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का सर्किल हुआ इस केस में। उसी तरह इस केस में भी कर लीजिएगा, ये पॉजिटिव के लिए बनाया हुआ, नेगेटिव के लिए उल्टा कर लेंगे। तो आप समझ गए डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स किधर लगेगा, ये सब बात समझ गए। सर्कुलर मोशन होगा जब परपेंडिकुलर है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। डायरेक्शन वायरेक्शन बताए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि विल नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी।
ये फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो चलिए आप जब जान गए कि फोर्स परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन होगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो देखिए आपको पूछ सकता है टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस कितने रेडियस में घूमेगा। तो जरा देखते हैं टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल कैसे निकाले, रेडियस ऑफ सर्किल कैसे निकाले, हेडिंग डाल देते हैं टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। उसी केस के लिए कर रहे हैं जब थीटा 90 डिग्री था और बी कांस्टेंट है। तो इस तरह से सर्किल में घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, ये आपको पता चल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है यूनिफॉर्म में से, उसका वैल्यू बी है मान लीजिए। अब पॉजिटिव चार्ज का ये फोटो हम बना दिए हैं, ज्यादा गंदा नहीं कर रहे हैं पिक्चर को, सिंपल फोटो बना के अब दिखा रहे हैं, बाकी तो पहले समझा ही चुके। ये सेंटर है, चार्ज पार्टिकल को आपने इधर भी वेलोसिटी से फेंक दिया था तो फोर्स ऐसा लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल ऐसा है, इसका रेडियस आर है, तो एम मास का पार्टिकल है। तो सर्कुलर मोशन 11th में पढ़े हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ अनबैलेंस फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अनबैलेंस फोर्स, यही मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वही अनबैलेंस फोर्स है। तो सर्किल में घूमने के लिए कितना फोर्स चाहिए, रिक्वायरमेंट कितना है, एम बी स्क्वायर बाई आर, एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से आर रेडियस में घूमता है, तो इतना फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए। तो कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है वो फोर्स। एम बी स्क्वायर इज सप्लाइड बाई मैग्नेटिक फोर्स, एम बी स्क्वायर बाय आर required force, required centripetal force is supplied by magnetic force, is supplied by magnetic force, is supplied by magnetic force, ऐसा लिख देते हैं इक्वेशन। अब मैग्नेटिक फोर्स आप पढ़े थे QBB, तो उसको डाल देंगे, सो बोलेंगे QBB इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, तो आर निकल जाएगा, एक बी कैंसिल हो जाएगा, यहां से आर निकल जाए, तो आर इक्वल टू हो गया एम बी बाई QB। इतने रेडियस में, इतने रेडियस के सर्किल में चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट करेगा। चार्ज का मास m है, वेलोसिटी v से फेंके, मैग्नेटिक फील्ड b दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू q दिया हुआ है, तो इतने रेडियस के सर्किल में घूमेगा अगर थीटा 90 रखे। अब इस रेडियस को बहुत तरीके से लिखा जाता है, अब क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो एक कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन हो सकता है रेडियस निकालने की। तो देखिए आपको बोलेगा कि भाई आप देख रहे हैं रेडियस चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला तरीका हो सकता है भाई कि भाई आपको मोमेंटम दे दिया, तो पहला तरीका होगा कि मास अलग दे दे, वेलोसिटी अलग दे दे, चार्ज अलग दे दे और बी अलग दे दे, तब तो यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तब आप निकाल दीजिएगा इसी फॉर्मूले से। तो अप्लाई कर देंगे आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, सब अलग अलग दिया तो अपना निकाल दिया ऐसे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि मास अलग और वेलोसिटी अलग अलग नहीं दिया, मोमेंटम दे दिया, मोमेंटम दे दिया, तो मोमेंटम को हम लोग पी बोलते हैं, ये दे दिया और चार्ज दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, इसी एम बी को ही मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे आर इक्वल टू पी बाय क्यू बी, ऐसा लिख देंगे तो निकल जाएगा। कभी कभी क्या करता है तीसरा स्टेप में, मोमेंटम नहीं देगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा और मास दे दिया, काइनेटिक एनर्जी दे दिया और मास दे दिया, और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड तो देगा ही देगा, तब रेडियस पूछ दिया। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, मोमेंटम को स्क्वायर कर देंगे तो एम बी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई 2m करेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर बन जाएगा, तो P हो जाएगा हमारा रूट अंडर 2m के। तो जब काइनेटिक एनर्जी दे देगा तब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P नहीं लिख के इसको, एम बी की जगह P नहीं लिख के ये रूट 2m के डाल देंगे, रूट 2m के बाई QB से निकाल लेंगे इस तरह से, m दे देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, चार्ज दे देगा, B दे देगा, इस तरह से निकाल लेंगे तीसरा केस। चौथा केस हो सकता है कि भाई आपको ये समझ में आ रहा है, इतना डिस्कशन रेडियस निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देता है।
उसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। तुमको डाटा जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब दिया रहेगा, तो किसमें क्या लगाना है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। बात फॉलो कर रहा है, यस और नो? यस। चौथा केस हो सकता है कि तुमको जो है काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्ट नहीं देगा। चौथा केस हो सकता है तुमको बोले कि एक चार्ज पार्टिकल को जो फेंके थे उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है V, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है आपको। ये हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल को पोटेंशियल, इसमें चार्ज पार्टिकल को फेंक दी। तो हम लोग जानते हैं Q नॉट इंटू V को वर्डन बोलते हैं, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर बोलते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप चार्ज पार्टिकल Q को फेंके हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू V भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की जगह। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है Q इंटू V डाल दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा आपको V, तब R का फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा √2 इंटू mk। तो काइनेटिक एनर्जी पूरे की जगह क्यू भी लिख देंगे, है ना। k हो गया काइनेटिक एनर्जी 2m इंटू क्यू इंटू वी और डिवाइडेड बाय क्यू बी, ऐसा हो जाएगा। तो √q है, यहाँ q से कट जाएगा तो √q बाहर चला आएगा, तो √q भी अंदर डाल सकते हैं आप। ऊपर में हो गया 2mv/q और नीचे हो गया b, ये q नीचे वाला q कट जाएगा, √q हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा इक्वेशन, है कि नहीं। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया रहेगा ये वाला, और क्या चाहिए, मास चाहिए और चार्ज चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये दिया हुआ है तो ऐसे निकालेंगे रेडियस। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बोलते हैं हम लोग Q इंटू बी, हाफ mv स्क्वायर। और भी दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं, R को आप क्या लिखते थे, mv/qb। अब यहां से mv निकालिएगा, एक mv तो qb/m हो जाएगा, qb/v हो जाएगा छोटा वाला इंटू qb, ऐसा लिख सकते हैं। एक mv स्क्वायर को v इंटू v कर दीजिए, तो यहाँ mv की जगह 2qb अब बाई वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ से mv निकालिएगा मोमेंटम 2qb/v हो जाए, और ये qb दे दिए तो चार्ज कट जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, वेलोसिटी दे देगा और b दे देगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पांचवा तरीका हो क्या क्या चीज दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या देगा, कितने वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को फेंकिए, और मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज कट गया, यहीं से देखिए ना, हाफ mv स्क्वायर को क्या बोलिएगा, एक v निकाल के उधर भेज दिए, 2 को उधर भेजिए, 2qb/v। तो mv की जगह डाल दिए 2qb/v इंटू qb, क्यू कट जाएगा, ऐसा हो जाए। तो ये आप निकाल सकते हैं। और कभी कभी चार्ज बाय मास रेशियो निकालने के लिए बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, रेडियस दे देगा, तो यहीं से m/q निकाल लिया पहले, फिर उल्टा कर दिया q/m, तो चार्ज बाय मास रेशियो निकल जाएगा। तो इस तरह से एक ही रेडियस के फॉर्मूले को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया, अलग अलग तरीके से डाटा दिया रहेगा उसके तरफ से यूज कीजिए। और छठा तरीका देखिए, अब आपको क्या बोलेगा कि आइसोटोप दे दिया, आइसोटोप दे दिया, तो आइसोटोप किसको बोलते हैं, मान लीजिए आइसोटोप दे दिया, आइसोटोप देने से क्या होगा, हाँ जी अली कुछ पूछना है। अली
कुछ पूछना है क्या? हाथ बना के भेजा था। आइसोटोप दे देगा तो एटॉमिक नंबर जेड से मेरा मास नंबर अलग अलग हो गया। तो एटॉमिक मास यूनिट आप जानते हैं, और जितना एएमयू मास हो, एक एएमयू का मास जानते हैं आप? एक एएमयू जानते हैं कितना केजी होता है आप? अब आइसोटोप का मास जो है डिफरेंट डिफरेंट एएमयू हो जाएगा, तो M1 और M2 अलग अलग हो जाए। इसको ए बोल दिए, मान लीजिए 1 केजी है, तो ए इंटू, और जितना उसका जो है दिया रहेगा मास नंबर, है कि नहीं? ये यू बोल दिए, यू केजी, मान लीजिए यू केजी है, इसका एटॉमिक मास ए दिया हुआ है, A1 इंटू यू हो जाएगा, दूसरे वाले का A2 इंटू यू हो जाएगा। तो मास बदल जाने से क्या होगा? रेडियस जो है MV बाई क्यूबी बोलते थे, क्यूबी बोलते थे। तो मास बदल जाने से क्या होगा कि जिसका मास ज्यादा है, यहाँ पे ए वाला वाली ज्यादा है, A1 मान लीजिए, A2 ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा रेडियस का मतलब फ्लैट सर्किल। यहाँ से दो आइसोटोप वाले को एक ही मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिए, सेम चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वेलोसिटी सेम रखे हैं, लेकिन मास अलग अलग है। तो जिसका ज्यादा मास होगा, यहाँ से देख रहे हैं RM पे डिपेंड कर रहा है, तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, एमयू में एटॉमिक मास दिया रहता है, एक एमयू आप जानते हैं कितना केजी होता है, तो दो आइसोटोप दे दिया, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा रेडियस मतलब फ्लैट सर्किट, तो कुछ इस तरह से निकलेगा, एक कुछ इस तरह से निकलेगा। जिसका रेडियस कम है वो छोटे सर्किल में, जिसका रेडियस बड़ा है वो बड़े सर्किल में घूमेगा। तो अलग अलग रेडियस के सर्किल में घूमने लगे, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, अलग अलग रेडियस के सर्किल में घूमने लगे, दो रेडियस हो जाए। तो इफ A बराबर, इफ A1 ग्रेटर देन A2, देन R1 ग्रेटर देन R2 हो जाए। तो यहां से रिफ्लेक्ट करेगा अलग अलग पाथ में, जिसका मास ज्यादा होगा वो बड़ा सर्किल में घूमेगा, और जिसका मास कम होगा वो छोटा सर्किल में घूमेगा। ये सब भी आप अपने दिमाग से थिंक करके सोच सकते हैं, ठीक है ना? तो जिसका मास ज्यादा होगा मतलब A1 ग्रेटर देन M2 मतलब M1 ग्रेटर देन M, तो रेडियस बड़ा हो जाए, तो बड़े सर्किल में घूमे, बाइफरकेट हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेपरेट कर देगा दोनों। इस रेडियस को देख के आप पता कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा रेडियस में घुमा मतलब ज्यादा मास है, कम रेडियस में घुमा मतलब कम मास। नोट कर लीजिए। बाकी सब चीज कांस्टेंट रहना चाहिए, वेलोसिटी सेम रहना चाहिए, क्यू सेम रहना चाहिए, बी सेम रहना चाहिए, तब ऐसा हो। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें हम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। ये सर्कुलर पाथ का सारा कहानी हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करके देख सकते हैं, है ना? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज आपको हम होमवर्क दे देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आप बनाइए, और अगले क्लास में इस पे सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। अभी जितना पढ़ाए इस पे अब क्वेश्चन होगा 1-2 क्लास, तब आगे बढ़ेंगे। तो बाद में जो है, या एक पाथ और देख लीजिए, सर्कुलर के अलावा एक पाथ और देख लीजिए अभी थोड़ा सा, फिर अगले दिन में वहां तक कवर करेंगे। हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर नहीं फेंके। थीटा 0 नहीं होना चाहिए, हम लोग 0 पढ़ लिए हैं। थीटा 180 नहीं होना चाहिए, पढ़ लिए हैं। थीटा 90 नहीं होना चाहिए। इनको छोड़ के कोई भी एंगल, वेक्टर एंगल हम लोग जानते हैं 0 से लेकर 180 के बीच में रहता है। वेक्टर एंगल थीटा कहां से कहां तक रहता है? 0 से लेके 180 के बीच में रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो जो सोचना है 0 से 180 तक ही सोचना है, 180 से ज्यादा नहीं होता है बड़ा वेक्टर एंगल। तो इनमें से तीनों में से हम लोग देखेंगे, ये तीनों केस नहीं है, इसको छोड़ के कोई भी एंगल होगा तब हेलिकल पाथ।
चार्ज पार्टिकल हेलिकल पर, जैसे 120 पे फेंक दिया तो हेलिकल हो गया, 75 पे फेंक दिया हेलिकल हो गया, 15 फेंक दिया हेलिकल हो गया। कैसे जैसा देखिए, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बी दिया हुआ है और चार्ज पार्टिकल क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है सपोज, इसको ऐसे तिरछे फेंक दिए बी वेलोसिटी से 60 डिग्री पे, ये थीटा हो गया 60 डिग्री पे। तब क्या होगा, कैसा पाथ होगा, इस वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह दिया हुआ है बी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हर जगह प्रेजेंट है, खाली एक ही एक लाइन से दिखाया, अगल बगल सब जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह, बराबर बराबर दूरी बनाए, डायरेक्शन सेम बनाए। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, अब उसमें तिरछा फेंक दिया है इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, 90 पे फेंके तो सर्कुलेट कर गया था, और सीधे फेंके थे तो सीधे चला गया था, उल्टा फेंके थे तो भी सीधे चला गया था। अब ये चौथा केस है कि भाई 90 पे नहीं फेंके, सीधे नहीं फेंके, 0 100 90 पे नहीं फेंके, 3 केस छोड़ के किसी 60 डिग्री पे फेंक। एग्जांपल के तौर पे थीटा जो है 60 हो जाए, 75 हो जाए, 15 हो जाए, 20, बहुत सारा एंगल होगा, इनको छोड़ के बाकी बहुत सारा एंगल होगा, इन सब पे फेंकेंगे तो हेलिक्स बनेगा। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर रहेगा, उसको v sin थीटा बोलेंगे, तो v sin थीटा नहीं लिखे, v परपेंडिकुलर लिख दिए, और एक v के पैरेलल हो जाएगा तो इसको v पैरेलल बोल देंगे, इसको v cos थीटा बोलेंगे। अब ये v दुनिया में नहीं रहा, तो दो हिस्से में वेलोसिटी तोड़ दिए। अब जानते हैं ये वाले कंपोनेंट के चलते ये b के परपेंडिकुलर है, ये सर्किल में घुमाना चाहे, कैसा सर्किल होगा भाई, तो v क्रॉस v कीजिए, v इधर है b इधर है, ऐसे क्रॉस किया तो अंगूठा इधर आ जाएगा देने हाथ का, मतलब ऐसा फोर्स लगेगा। तो इधर की तरफ जब फोर्स लगने लगा, भागना चाहता था इधर, खींच रहा पार्टिकल इधर, तो यहां से सर्किल निकले, ऐसे जमीन के पैरेलल सर्किल हो जाएगा, इस तरह से जमीन के पैरेलल सर्किल हो जाएगा, मतलब इस तरह का सर्कुलर मोशन इस वेलोसिटी के चलते करना चाहे, चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्किल में घूमना चाहिए, ये सर्किल है ऐसे घूमना चाहिए, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्किल में घूमना चाहिए, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये इधर से आएगा ऐसे घूमेगा और जमीन के पैरेलल इसी सर्किल, लेकिन ये वेलोसिटी भी है, ये कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, वेलोसिटी ये फिक्स था, थीटा जो एंगल फिक्स था, तो ये इसका कंपोनेंट जितना है उतना ही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये इसको खींचते जाएगा ऊपर, खींचते जाएगा, खींचते जाएगा, ये नाचते नाचते ऊपर जाएगा, तो इक्वल टाइम में इक्वल दूरी ट्रेवल करेगा, तो ये हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच हो गया, इधर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए इक्वल टाइम में एक चक्कर में इक्वल दूरी जाएगा, जैसे स्क्रू कसते हैं आप तो घूमता है और अंदर घुसता है, घूमता है और अंदर घुसता है, तो ये गोल एक बार घूमेगा ऊपर उठ जाएगा, गोल घूमेगा ऊपर उठ जाएगा, गोल घूमेगा ऊपर उठते जाएगा, तो एक चक्कर में बराबर बराबर दूरी ऊपर उठेगा, तो उसको बोलते हैं हेलिक्स विथ कांस्टेंट पिच, हेलिकल पाथ, साथ में यहां लिख देते हैं पहला केस विथ कांस्टेंट पिच, विथ कांस्टेंट पिच क्या होता है, पिच बताने वाले, हेलिकल पाथ विथ कांस्टेंट पिच, ये वेलोसिटी इसको इस सर्किल में घुमाना चाह रहा था ऐसे, इस तरह सर्किल में, लेकिन वो वेलोसिटी पैरेलल वाला ऊपर खींच रहा है, ऐसा स्प्रिंग टाइप का बन जाएगा, स्प्रिंग हेलिक्स होता है, इस तरह के हेलिकल पाथ में ये घूमेगा, स्प्रिंग हेलिक्स होता है, इस तरह के हेलिकल पाथ में वो घूमेगा। इस तरह के हेलिकल पाथ में ये घूमेगा चार्ज पार्टिकल, ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट जो था ये सर्किल में घुमाना चाह रहा है, और ये वाला कंपोनेंट ऊपर खींच रहा है, ये इक्वल टाइम में इक्वल ऊपर जाएगा, यही दो चूड़ी के बीच के दूरी को पिच बोलते हैं, एक्सिस के तरफ, ये एक्सिस ऑफ हेलिक्स का लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये स्प्रिंग का एक्सिस का लगेगा, स्प्रिंग का क्या का लगेगा, एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा स्प्रिंग का एक्सिस, इसको एक्सिस ऑफ हेलिक्स बोलते हैं, एक्सिस ऑफ हेलिक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना जैसा दिया था दिमाग में याद रखिए, स्प्रिंग ऐसा बनेगा जिसका एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा, बस
शॉर्टकट में आप समझिएगा, कलम के अंदर में स्प्रिंग रहता था, स्प्रिंग को ऐसे रख दिया, ऐसे नहीं रखिए, ऐसे नहीं, ऐसे रख देना पड़ेगा ताकि स्प्रिंग का एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए, स्प्रिंग का एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए, ऐसा हो जाए, एक्सिस ऑफ हेलिक्स, क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ हेलिक्स। तो एक्सिस ऑफ हेलिक्स, तो ये शॉर्टकट ट्रिक हो गया याद रखने का कि जो स्प्रिंग बनेगा उसका एक्सिस बी के पैरेलल हो जाएगा, तो ऐसे घूमते हुए जाएंगे। तो अब ये जो दूरी है दो चूड़ी के बीच का दूरी हमेशा सेम रहे, ये जो दूरी है ये हमेशा सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इधर कांस्टेंट वेलोसिटी था, इनटू टाइम, एक चक्कर मारने का टाइम फिक्स है, तो ये पिच हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये पिच कहलाएगा, कांस्टेंट पिच। तो पिच किसको बोलते हैं, पिच बोलते हैं एक्सियल एडवांसमेंट इन वन रेवोल्यूशन, एक्सियल एडवांसमेंट इन वन रेवोल्यूशन, एक्सियल एडवांसमेंट इन वन रेवोल्यूशन, एक्सिस की तरफ एक चक्कर में कितना गया। अब जब सर्कुलर मोशन था तो उसमें टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कुलर पाथ में टाइम पीरियड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड को टाइम पीरियड बोलेंगे, 2πr बाय mv, 2πr बाय टाइम पीरियड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम पीरियड निकालना है, 2πr बाय v, r को बोलते थे हम लोग mv बाय qb, और v से डिवाइड कर देंगे तो 2πm बाय qb आता था टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड जब लिखिएगा तो ये टाइम पीरियड देख रहे हैं, इसमें ना वेलोसिटी है ना रेडियस है, इससे इंडिपेंडेंट, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, एक चक्कर मारने का टाइम बार बार मैग्नेटिक फील्ड में। तो इधर वाला दूरी जो लिखी है ये पैरेलल वाला वेलोसिटी इनटू टाइम, ये निकल जाएगा, तो पिच निकल जाएगा, पैरेलल वाला वेलोसिटी, इधर वाला वेलोसिटी इनटू एक चक्कर मारने का टाइम इतना ऊपर गया, तो v cos थीटा इनटू 2πm बाय qb, 2πm बाय qb। तो टाइम पीरियड बोलेगा सर यहाँ बदलेगा नहीं, वेलोसिटी बदल गया, तो टाइम पीरियड निकाल के देखिए यहाँ, एक चक्कर मारने का टाइम, तो इसका दूरी रेडियस अगर r है तो 2πr दूरी हो जाएगा, अब बाय स्पीड इसका ये जो है वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी से रिवोल्यूशन करेगा, रेडियस इसके इसमें क्या लिखे, ये रेडियस जो होगा, तो रेडियस आप बोलिएगा m इंटू वी परपेंडिकुलर बाय क्यूबी, इस वाले के चलते ना सर्किल में घूम रहा था, तो v परपेंडिकुलर डालिए, उसको r को यहाँ पे भी डाल देंगे, m इंटू वी परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर वाला टर्म कट जाता है, 2πm बाय क्यूबी बचता है, मतलब वहां जो था उस केस में सर्किल में यहाँ पे भी वही टाइम आए, तो इतना एक चक्कर में जितना आगे गया वो हेलिक्स का पिच कहलाता है। इतना डिस्कशन है सर्किल से लेके हेलिक्स तक। अब हम लोग इस पे सारा क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, सर्किल से लेके हेलिक्स तक। आज को आपको टाइम दे रहे हैं, आप अपने से पहले बना लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ये फर्स्ट फेज का क्वेश्चन हुआ। तो हम लोग कौन कौन सा पाथ कवर किए, स्ट्रेट लाइन पाथ, सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ। टाइम पीरियड निकालना ये फॉर्मूला होगा, रेडियस निकालना इस केस में हेलिक्स में ये फॉर्मूला होगा। दोनों का टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम रहता है, क्योंकि टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए बाइक लेके आप सर्किल में जा रहे हैं तो ज्यादा वेलोसिटी अगर आपसे चला रहे हैं तो ज्यादा रेडियस में घूमना पड़ेगा, उसी तरह सर्किल में अगर वेलोसिटी ज्यादा करते हैं तो रेडियस ज्यादा हो जाता है, इसलिए r/v का रेशियो कांस्टेंट रखता है, टाइम पीरियड कांस्टेंट रखता है। तो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ये v sin थीटा हो जाएगा, v परपेंडिकुलर मतलब v sin थीटा, रेडियस बदल गया दोनों केस में। हेलिक्स वाले में रेडियस का फॉर्मूला mv sin थीटा बाय क्यूब, तो थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो रेडियस बदल जाएगा लेकिन टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही रह जाएगा, पिच का फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा ही आ जाएगा। इतना आप रेडी करके रखिए, क्वेश्चन एक राउंड बना के रखिए, अगले क्लास में शुरू करेंगे हम लोग डिस्कशन, ठीक है।